इक्वेशन पढ़ा था और हमने ये देखा आर्हेनियस इक्वेशन ने एक्टिवेशन एनर्जी निकालना सिखाया। और सिखाया कैसे कि सर दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट्स के वैल्यूज प्लॉट करने पड़ते हैं। और अपने पास इक्वेशन क्या आया था? सो लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R देन 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये इक्वेशन अपने पास आ गया था। ठीक है जी। अच्छा, इस इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए चलता हूँ मैं। अच्छा, आर्हेनियस का जो बेसिक आइडिया हम लेके चल रहे थे वो ये था, सर आर्हेनियस ने ये बताया था कि कैसे K टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दो हमने उसको अभी तक कवर किया नहीं था कि कैसे डिपेंड कर रहा है, कैसे वैरी कर रहा है, लेकिन ये बेसिक आइडिया जिसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन दिया गया कि कैसे आपका K टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कैसे टेम्परेचर के साथ K वैरी करेगा, ये बेसिक आइडिया था। ठीक है, उसी इक्वेशन को कंटिन्यू करके मैं चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने आर्हेनियस इक्वेशन लिखा, जो बेसिक इक्वेशन इसका था, डिफरेंट फॉर्म्स थे। तो बेसिक इक्वेशन था K इज इक्वल टू A देन E रेज टू माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, जो सबसे बेसिक फॉर्म इसका था, जिसपे लॉग लगाने के बाद हमने डिफरेंट फॉर्म्स बनाए थे। ठीक है, अब मुझे बता दीजिएगा, ये जो आर्हेनियस इक्वेशन आपके पास है, अगर मैं ऐसा लिखूं, लेट अस सपोज मैं दो केसेस कंसिडर कर लेता हूं। मान लीजिए अगर मैं टेम्परेचर को इन्फिनिटी रख दूं, कितना रख दूं? इन्फिनिटी रख दूं। ठीक है, मैं केस कंसिडर कर रहा हूं कि मान लीजिए टेम्परेचर मैंने इन्फिनिटी कर दिया। कितना कर दिया? अगर मैंने टेम्परेचर को इन्फिनिटी कर दिया, सर ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये जो E की पावर में पूरा वैल्यू देखने को मिल रहा है, पूरा वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पूरा वैल्यू 0 के बराबर, तो ये जो E का पावर 0 आ गया, ये 1 के बराबर, ये किसके बराबर? 1 के बराबर। सर इसका मतलब ये हो जाएगा कि अपना जो K है वो किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर। K किसके बराबर? A के बराबर। ठीक है ना, वन ऑफ द कंडीशंस। अच्छा, दूसरा कंडीशन अगर मैं ये कंसिडर करके चलूं कि मान लीजिए आपका एक्टिवेशन एनर्जी ही 0 है। सो लेट्स से EA इज इक्वल टू 0। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ही 0 है, और दिस इज इंपॉर्टेंट, एक बार नीट में भी पूछा है और 2024 में आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। तो मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का 0, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का 0। सर अगर एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का 0, तो तब भी ये पूरा वैल्यू 0, और अगर ये पूरा वैल्यू 0, तो उस टाइम पे भी K किसके बराबर? A के बराबर। उस टाइम पे भी K किसके बराबर? A के बराबर। ठीक है, बात समझिएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का 0 हो गया, इसका मतलब रिएक्शन को कोई भी गैप क्रॉस करना नहीं पड़ रहा है। वो जो आपने बैरियर बनाया था, आपको ध्यान में होगा, ये आपने कुछ इस तरीके से अगर ग्राफ प्लॉट किया था, इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद आपने ये एक एनर्जी बैरियर बना रखा था। ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, ऐसा ही था। अच्छा, ये जो बैरियर था, ये जो थ्रेशोल्ड बैरियर था, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर था, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर आपने 0 कर दिया, सर इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ इस तरीके से ना बन के, अब आप सिंपली जब ग्राफ बनाएंगे, सो एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ये आपका रिएक्टेंट होगा और सिंपली ये आपका प्रोडक्ट होगा। ये आ गया रिएक्टेंट आपका और ये आ गया आपका प्रोडक्ट। कोई भी गैप नहीं है, कोई भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। या अगर एक्सो और एंडो के टर्म्स में बना ले तो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे बना सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो गैप आपको देखने को मिल रहा था, ये गैप खत्म हो गया। ये गैप क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, अब देखना इससे लॉजिकली आप क्या देख सकते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी कोलिजन्स होंगे, अगर उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो वो सब के सब प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया आपने खत्म कर दिया। और दूसरा क्राइटेरिया खत्म करने का ये मतलब है कि आपने कोलिजन थ्योरी के एक पोर्शन को खत्म कर दिया। क्या नहीं किया? और कोलिजन में ये मेन चीज थी कि फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव, इट मस्ट क्रॉस टू बैरियर्स। द वन इज द थ्रेशोल्ड बैरियर, द एनर्जी बैरियर, एंड द अदर वन इज स्टेरिक फैक्टर। ये दोनों होने चाहिए। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गया, सर इसका मतलब ये है कि एवरी कोलिजन लेड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एवरी कोलिजन लेड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। हर एक कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट बनेगा, और अगर हर एक कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट बनेगा तो आपको थ्रेशोल्ड देखने की जरूरत उस टाइम पे नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बात सारी रिएक्शंस पे सही नहीं बैठती है। दो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये गलत बात है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें कंट्रोवर्सी था जब ये सवाल आया था, नीट 2023 में सवाल आया था, इसमें कंट्रोवर्सी था सवाल में। अब एनटीए ने जब सवाल लिखा था, 2 स्टेटमेंट्स में सवाल लिखा था। स्टेटमेंट में ये लिखा था कि रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो सकता है, ऐसा लिखा गया था। और ऑफिशियल आंसर की पे उन्होंने कहा था कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गया, सर जितने भी कोलिजन्स होंगे, सारे कोलिजन्स की वजह से प्रोडक्ट बनेंगे। जो भी कोलिजन हो रहे हैं, अगर उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है, दूसरा आपने जो दूसरा फैक्टर ले रखा था वो तो खत्म हो गया।
तो जितने भी कोलिजन्स होंगे उनकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ये कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग गलत है, ये कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग गलत है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप चैट जीपीटी पे या कहीं और सोर्स पे सर्च कर लो तो आपको कहीं ना कहीं माइनर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनका एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होता है, जिनका एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होता है। बट मैं फिर बता रहा हूँ कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात सही, ऑफिशियल आंसर की भी उन्होंने कहा था कि हाँ कुछ रिएक्शंस रेयर ऐसे होते हैं जिनके लिए होता है, तो टिक कर रखा था, ठीक है। तो लेकिन अदरवाइज ऐसा होगा कि हर एक कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अच्छा दूसरी बात समझिएगा, अगर मैंने इस एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो कर दिया, ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो गया सर, अगर ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो गया इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो के था, अब के का कोई भी डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे नहीं रहा। आपने तो वो जीरो कर दिया पूरा, तो आप टेम्परेचर बदलो ना बदलो के बदलेगा नहीं। तो इसका दूसरा मतलब ये बनेगा दैट के इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, के इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सही, और ये बात भी जनरली सही देखने को नहीं मिलती है, बट फिर बता रहा हूँ मैं एंटी के ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग ऐसा था कि हाँ जीरो होता है, लेकिन वो रेयर केसेस है, बहुत माइनर केसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो एक्टिवेशन एनर्जी अगर जीरो कर दिया जाए सर, उस टाइम पे के और टेम्परेचर में कोई भी रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। सो के इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एट दैट टाइम, और जितने भी कोलिजन्स होंगे उन सब की वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब के और टेम्परेचर कैसे आपस में रिलेट करते हैं, जो अरहिनियस ने कहा उसी को हम देख लेते हैं कि कैसे ये वैरी कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, पूरे रिएक्शन के के को, पूरे रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो टेम्परेचर है, इसके अलावा उसको कोई नहीं बदलता, इसके अलावा उसको कोई कॉन्सेंट्रेशन बदलिए आप जितना बदलना चाह रहे, के नहीं बदलेगा, के नहीं बदलेगा, ठीक है ना। के को सिर्फ कौन बदल सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं दैट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी इक्वेशन से लिख सकते हो आप, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी इक्वेशन से इसको लिख सकते हो। देखो ये के और ये जो आगे आपको वैल्यूज देखने को मिल रहे हैं, अब मुझे बताइए एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हैं, ये पावर में है, ये के और एक्टिवेशन एनर्जी या के और टेम्परेचर का, अब ये टेम्परेचर डिवाइड में चल रहा है, इधर ऊपर डिवाइड में है, इसका मतलब ये यहाँ पे अगर नीचे लेके आओगे तो डायरेक्टली बनेगा ये। सो के और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के और टेम्परेचर डायरेक्टली। अच्छा अब बात दूसरी ये कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से के किस तरीके से बढ़ेगा, अब कितना बढ़ेगा, ये कैसे अपने को पता चले, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए आपने क्या कर लिया, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करवा दिया लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस टू लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने कितना टेम्परेचर कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर कर दिया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सर के वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा, के कितना बदलेगा, के कितना बदलेगा, ठीक है ना। अब देखिए के बदलने के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ कि के आप कैसे दिखेंगे सर, K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू म्यू रेज टू T2 माइनस T1 अपॉन 10। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दो इस पे सवाल लॉजिकली भी सॉल्व होते हैं, बट इस फॉर्मूला लगाने के बाद बहुत इजीली आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। सो K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू म्यू रेज टू T2 माइनस T1 अपॉन 10, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक पॉइंट यहाँ पे और लिख रहा हूँ, फॉर एवरी 10 डिग्री रेज इन टेम्परेचर, ये एक्सपेरिमेंटली प्रोवन बात है, ठीक है ना, देखा गया है। फॉर एवरी 10 डिग्री रेज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री raise in temperature, the rate of reaction or the rate constant becomes almost double। हर 10 डिग्री बढ़ाने पे k का वैल्यू डबल हो जाता है, k का वैल्यू डबल हो जाता है। for every 10 डिग्री raise in temperature the rate of reaction becomes double, the rate of reaction becomes डबल, ठीक है ना, या द रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल, दोनों बातें सेम है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप चाहो तो लॉजिकली आंसर सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इस तरीके से चल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे K2 क्या है, तो ऑब्वियस रेट कांस्टेंट, या आप चाहो तो K2 ये K1 की जगह पे R2 अपॉन R1 भी लिख सकते हो, मैं ऐसा लिख लेता हूँ R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू K2 अपॉन K1, ठीक है। एंड देन म्यू रेज टू T2 माइनस T1 अपॉन 10, वेयर दिस म्यू इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट, दिस इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अगर इसका वैल्यू ना दिया हो, टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब होता है कि सर के दो वैल्यूज को आपस में डिवीजन करना, उनका रेशो निकालना, और ईच डिफरिंग बाय अ डिफरेंस ऑफ 10। मतलब एक वैल्यू आपने के का निकाला मान लीजिए 20 डिग्री पे, और दूसरा के का वैल्यू आपने निकाला 10 डिग्री बढ़ा के 30 पे, कितने पे
30 पे इनका जो रेशियो आता है दैट इज म्यू, दैट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट, दैट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अच्छा, इसका जनरली अगर वैल्यू सवाल में ना दिया हो तो इसका वैल्यू आप 2 कंसिडर करते हैं। कितना कंसिडर करके चलें? 2। और आपको 2 ही करना पड़ेगा, इतना सवाल हार्ड करता नहीं है कि आपको इसके अलावा यूज़ करना पड़े, आपको 2 ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए, मैंने ये लिखा था कि टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया 20 डिग्री से 80 डिग्री, तो बताइए रेट कांस्टेंट कितना बढ़ेगा? तो मैं लिख लेता हूं सर K2 इज इक्वल टू K1 इधर लिखे आऊं इनटू म्यू का वैल्यू कितना डालूंगा? 2। अब पावर में क्या लिखूंगा मैं? T2 माइनस T1, तो कितना आएगा? 80 माइनस 20 अपॉन 10। सही है। अच्छा, अब बताइए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा K1, दिस इज इक्वल टू K1 इंटू 2 रेज टू ऊपर कितना बनेगा? 60 बटा 10, 0 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ ये बच जाएगा 6। सही है ना? तो बताइए 2 का पावर 6 किसके बराबर आएगा? सर K2 इज इक्वल टू K1 इंटू 2 रेज टू 6। बताइए 2 रेज टू 6 किसके बराबर? 64। सो दैट मीन्स K2 बिकम्स इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ K1। कितने गुना रेट बढ़ेगा? यहाँ कितने गुना रेट कांस्टेंट बढ़ेगा? 64 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए इसी को लॉजिकली लेके चलिएगा, इसी को लॉजिकली लेके चलिएगा। बताइए टेम्परेचर आपने कहाँ से बढ़ाना स्टार्ट किया? 20 डिग्री से। ये 20 था, 20 से कहाँ पे आया आप? 30 पे। हर 10 डिग्री बढ़ा के चलिए। ठीक है, 30 से 40 पहुँच गया मैं, 40 से 50 आ गया, 50 से आगे मैं 60, और 60 से 70, और 70 से 80, इतना ही दे रखा था। 70 डिग्री और 70 से आ गया मैं 80 डिग्री पे। सही। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है, तो हम बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल के भी आंसर निकाल सकते हैं ना? कर सकते हो, देख लेते हैं, अगर वैसा लग रहा है तो चल सकता है, देखेंगे। अब मुझे बताइएगा अगर 20 से 30 गया मैं तो रेट कांस्टेंट कितना बढ़ा? डबल। फॉर एवरी 10 डिग्री रेज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल। कर देना मैं डबल। अच्छा, 30 से 40 गया, अब ये जो बढ़ा ना, ध्यान देना इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन होती है, ये जो बढ़ा ना अब इसका डबल होगा। अच्छा, अब इसका डबल होगा, ऐसा नहीं बार बार 2 2 लिख के चलोगे। अब ये जो बढ़ा 10 डिग्री बढ़ाने पे, मान लीजिए पहला वैल्यू आपके पास था 2, 10 डिग्री बढ़ा हो गया 4, अच्छा 10 डिग्री और बढ़ा हो गया 8, अब उसका बढ़ेगा, अब उसका डबल होगा। ठीक है, अब बताइए अब कितना बढ़ेगा? ठीक है ना, समझ गया ना? अब 4 टाइम। ठीक है, अब इसके बाद फिर से बढ़ेगा तो कितना? अब इसका डबल, 4 का डबल। ठीक है, अब इसका डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाइए। ठीक है ना, अब 16, अब इसका डबल 32, अब इसका डबल 64। आंसर भी वही हमने निकाला। ठीक है ना, फॉर्मूला पुट करने के बाद भी। सो फॉर एवरी डिग्री रेज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल, रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल। और यही चीज़ आपका फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में भी आता है, उनमें भी एक फैक्टर हम टेम्परेचर पढ़ेंगे। और टेम्परेचर पढ़ने के बाद आप ये देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और फैक्टर्स में भी आएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, दे सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं लिख लेता हूँ फैक्टर्स इफेक्टिंग, अच्छा फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके जी, ठीक है। अब 1 बाय 1 फैक्टर्स देख लेते हैं। पहला फैक्टर मैं लिख लेता हूँ खुद टेम्परेचर, जो मैंने ऊपर लिखा था। ठीक है जी, मैं टेम्परेचर लिख लेता हूँ। अच्छा सर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहली बात ये होगी कि जो मॉलिक्यूल्स आपके पास है उन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। सही बात है। अच्छा, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा। अब जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट किए तो उनके कोलिजन्स बढ़ेंगे। क्या बढ़ेगा? कोलिजन। कोलिजन बढ़ा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ा। सर, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में बढ़ाएगा। अच्छा, अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़े तो हो सकता है कहीं ना कहीं इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़े। अब पहले कोलिजन कम हो रहे थे, अगर पहले कोलिजन कम हो रहे थे तो मे बी उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था, लेकिन जब आपने कोलिजन्स का नंबर बढ़ाया तो हो सकता है कुछ ऐसे कोलिजन्स आपके पास हों जिनकी वजह से ओरिएंटेशन भी प्रॉपर मिले। सो कुल मिला के प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है या ऐसा होता है हमेशा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट बढ़े। और किस फैक्टर से बढ़े वो हमने ऊपर देख लिया। ठीक है ना, तो मैं लिख लेता हूँ कि जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैं इस फॉर्म में इसको लिखता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या बढ़ जाएगा? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन बढ़ेगा एंड दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जेड बढ़ेगा। अच्छा, अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। और अगर इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़े तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। सही है ना, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का मतलब है कि चेंज जल्दी आएगा, और जितना तेज़ी से चेंज आ रहा है उतना रेट बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अच्छा, इसी चीज़ को मैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अकॉर्डिंग अगर आपको रिप्रेजेंट करवा दूँ, देखिएगा कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली दिखाऊँ,
ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके से इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ये पोर्शन आप 11th में पढ़ते हो, बट अब ऐसा हो गया कि केमिस्ट्री में ये स्किप हो गया, अब ये फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री में था ये पहले गैसियस स्टेट में, लेकिन वो स्किप कर दिया उन्होंने, सिलेबस से हटा दिया, अब वो फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसे मैं साथ में बता देता हूँ। अच्छा ये मान लीजिए कि आपका ये जो कर्व देखने को मिल रहा था टेम्परेचर T1 पे मिल रहा था, किस टेम्परेचर पे? T1 पे मिल रहा था, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर T1 पे ये जो आपको टेम्परेचर T1 पे ये जो आपको मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन मिलेगा, ये वाला मैं दिखा देता हूँ, ब्लैक से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये वाला, इन सब में मॉलिक्यूल है, ये सब में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन सर सिर्फ इतना वाला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, सिर्फ इतना सा फ्रैक्शन प्रोडक्ट बना रहा है। और ये हमेशा होता है, जब भी रिएक्शन हो बहुत कम फ्रैक्शन प्रोडक्ट बनाता है। ये इतना सा फ्रैक्शन क्या बना रहा है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। किस टेम्परेचर पे? T1 पे। अच्छा मान लीजिए आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और टेम्परेचर को कितना कर दिया सर? टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद हमने कर दिया T2। कितना कर दिया? T2। अब टेम्परेचर को हमने T2 कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो टेम्परेचर मैंने लिखा, दिस इज टेम्परेचर T2, दिस इज टेम्परेचर T2। अच्छा बताइए T1 और T2 में से ज्यादा कौन सा रखा मैंने? सर बढ़ाया है तो ऑब्वियसली T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। अच्छा जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तब आप ये देखोगे कि द एरिया अंडर कर्व जो आएगा, और जिसको जनरली आप इस तरीके से पीवी वर्क में भी लास्ट टाइम पढ़ते थे, एरिया अंडर द कर्व वर्क डन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आप एरिया देखोगे, ये ग्राफ का जो एरिया देखो, मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। ये जो आप एरिया देखोगे, ये वाला, नाउ दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए T1 पे कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहा था? बहुत कम। और जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बना रहा है वो बढ़ गया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो ये क्या बता रहा है आपको? ये जो एरिया है, जो शेडेड एरिया है, ये आपको बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मिंग प्रोडक्ट। सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग प्रोडक्ट, जो क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है, जो बना रहा है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। सो T2 इंक्रीज करने पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक और जबरदस्त बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ से ध्यान में रखना इसको, ठीक है। सर आप टेम्परेचर को बढ़ा लीजिए, आप टेम्परेचर को कितना भी कर लीजिए, ये जो दोनों के कर्व का अंडर का एरिया है ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे कर्व के अंडर का जो एरिया था दैट इज नथिंग बट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब मुझे बताइए टेम्परेचर घटाए या बढ़ाए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थोड़ी चेंज होगा, वो पहले जितना था बाद में भी उतना ही है। ध्यान में रखना, एग्जाम्पलर पे शायद एक सवाल इसके रिलेटेड मिलेगा कि जितना भी एरिया अंडर द कर्व है, आप टेम्परेचर को बढ़ा लो या घटा लो, ये एरिया चेंज नहीं होगा। हाँ इतना है कि पहले एरिया में थोड़ा इस तरह, जब दोनों निकालेंगे ना, ये जब आप दोनों के देखोगे, दोनों में जो एरिया है वो सेम आ जाएगा, दोनों का एरिया सेम आ जाएगा, बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है कि इसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए तो यहाँ से ये थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है। सो पहला फैक्टर जो इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को वो क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा। एक बार नीट में भी सवाल आया बहुत पहले, और सवाल में बहुत सारे ऑप्शंस थे, और उनमें से एक ऑप्शन था कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ऐसा होगा, ठीक है जी। अच्छा दूसरा फैक्टर मैं लिख लेता हूँ, फैक्टर नंबर 2 कैटलिस्ट। फैक्टर नंबर 2 कैटलिस्ट। अभी अब सबको पता है सर कैटलिस्ट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, कैटलिस्ट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है। चलिए इसको भी ग्राफिकली देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ एक अनकैटलाइज्ड और एक कैटलाइज्ड रिएक्शन के बीच का, ठीक है। मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ एक अनकैटलाइज्ड और एक कैटलाइज्ड रिएक्शन के बीच का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, दैट इज नथिंग बट एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, राइट। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, ओके। अच्छा मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन कुछ इस तरीके से, ये आपने बना लिया। दिस इज द रिएक्टेंट R, दिस इज द रिएक्टेंट R एंड दिस इज द प्रोडक्ट P, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जब मैंने कैटलिस्ट अप्लाई किया, तो जब मैंने कैटलिस्ट लगाया तो कैटलिस्ट लगाने के बाद आप ये देखेंगे कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला गैप था, ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला गैप कम हो जाएगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला गैप क्या कर जाएगा? कम हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला गैप घट जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये जो मैंने बनाया, ये पहला कर्व कब बनाया? फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, जब कैटलिस्ट लगाया नहीं था, ठीक है। ये दूसरा आपके पास कब आया? कैटलिस्ट लगाने के बाद, विद कैटलिस्ट, ठीक है। अब बताइए दोनों में अंतर क्या आया? सर जहां पे रिएक्टेंट था वहीं पे है,
जो रिएक्टेंट का एनर्जी था वही एनर्जी अभी भी है, जो प्रोडक्ट का एनर्जी था वही एनर्जी अभी भी है। सर एक चीज घटी है, वो है ये गैप, वही है बैरियर, और वह है एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब कैटलिस्ट सिर्फ एक ही चीज को अल्टर कर रहा है और वो चीज आपका क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब बताइए कैटलिस्ट लगाने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी कुछ इस तरीके से, सो दिस इज EA बाई यूजिंग कैटलिस्ट। में C लिख लेता हूँ, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एक्टिवेशन एनर्जी आपका कब है? EA UC लिख लेता हूँ मैं, अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस के लिए, ठीक है। सो कुल मिला के कैटलिस्ट इतना कर रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब देखिए कम कैसे कर रहा है, ये बात भी समझिएगा। सर कैटलिस्ट काम ये करता है कि कैटलिस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, हमेशा कैटलिस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। अब इसको समझाने के लिए मैं इजी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आप जब रिएक्शन कर रहे हैं कैटलिस्ट की एब्सेंस में, इसको मैं गाड़ी से या मान लीजिए ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करके इसलिए बता सकता हूँ। ऐसा सपोज कर लो आप यहाँ से जम्मू जा रहे हो और जा रहे हो बस में, किसमें जा रहे हो? तो मान लीजिए 5 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए? 5 घंटे लग गए। ये कैटलिस्ट हेलीकॉप्टर की तरह काम करता है। ये क्या करेगा? ये पाथ को बदल देगा। ये एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। जिस पाथ से रिएक्शन हो रहा था, ये कहता है कि नहीं मैं एक दूसरे तरीके से रिएक्शन करवा देता हूँ, मैं रास्ता बदल देता है रिएक्शन का। सो इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। अब ये क्या करेगा? ये कहेगा कि नहीं बस से नहीं जाएंगे, अब जाएंगे हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से जाएंगे, आधे घंटे में काम हो गया, ये मान लीजिए 15 मिनट में काम हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे, इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग दैट फैक्टर। जितना टाइम पहले लग रहा था उससे कम टाइम लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, रास्ता बदल देगा रिएक्शन का पूरा रास्ता बदल देता है, ठीक है। तो बताइए कैटलिस्ट लगाने से क्या होगा? सर कैटलिस्ट लगाने से द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, द रेट ऑफ रिएक्शन। लॉजिकल आप खुद भी लिख सकते हैं, मैं थ्योरी फॉर्म में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे, और बिल्कुल उधर डिलीवरी करने के बाद हेलीकॉप्टर वापस आएगा उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में गया था, ठीक है। वो आपको भी पता है कैटलिस्ट रिमेन अनकंज्यूम थ्रू आउट द रिएक्शन, जैसा आता है वैसे ही वापस निकल जाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ वे फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड, एंड डिक्रीजेस देयर एक्टिवेशन एनर्जी। किसको डिक्रीज कर देगा? एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। अच्छा कैटलिस्ट जनरली इस टर्म में यूज़ किया जाता है, इसको पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ते हैं। अदरवाइज कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन के रेट को घटाते हैं, उनको नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स भी आप पढ़ते हो, और बायो में बहुत अच्छे से इसको आप पढ़ते हो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या डिफरेंट टाइप के इनहिबिशन क्राइटेरियाज में आप इसको पढ़ते हो, ठीक है ना। अच्छा ये जो कैटलिस्ट होगा, अब पॉजिटिव वाला तो मेरे को समझ में आ गया। सर नेगेटिव वाला कैसे काम करता है उसका भी मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। देखिए नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? नेगेटिव लास्ट टाइम भी आपने पढ़ा था, लिंडलर कैटलिस्ट था, वही आप रोजनमंड रिडक्शन में भी पढ़ेंगे, इसके अलावा भी देखने को मिलता है। नेगेटिव कैटलिस्ट ये करता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, और इसके हाइपोथेसिस भी आपने बायो में पढ़े, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस जिन पे ही काम करता है। ये क्या करता है? नेगेटिव कैटलिस्ट अगर है वो क्या करेगा? रिएक्टेंट के साथ जुड़ेगा, और रिएक्टेंट के साथ जुड़ने के बाद आपको जनरली ये पता है कि जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है दैट इज हाईली अनस्टेबल, लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट ये काम करता है कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ जुड़ के एक ऐसा स्टेट बना देता है जो स्टेट स्टेबल हो जाए। जो स्टेट कैसा हो जाए? अगर वो स्टेट स्टेबल है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहेगा। अगर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो वो किस में नहीं जाना चाहेगा? प्रोडक्ट में नहीं जा, और अगर वो प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहेगा तो रिएक्शन का रेट स्लो हो गया, प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है। हम तो चाह रहे थे प्रोडक्ट बने, लेकिन प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं आप? नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज करते हैं, जिनमें अच्छा एग्जांपल लिंडलर कैटलिस्ट का आता है। और उसमें आप लास्ट टाइम आपने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन में, जब एल्काइन से एल्कीन बनाने थे उस टाइम पे पॉइजन यूज करना पड़ता था, अदरवाइज वो एल्केन में आ जाते। और उन पॉइजन में आपने अच्छा नाम पढ़ रखा था CaCO3 का, या क्विनोलीन का नाम पढ़ रखा था, या BaSO4 का नाम पढ़ा था, सल्फर का नाम भी पढ़ा था, ठीक है ना। ये आ गया आपका कैटलिस्ट, जो कैसे काम करता है हमने देख लिया, ठीक है जी। अच्छा अब इसके बाद मुझे बताइए, नंबर 3 फैक्टर लिख लेता हूं मैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा क्या रिएक्टेंट का नेचर भी डिसाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन को? सब बिल्कुल डिसाइड करता है। अच्छा रिएक्टेंट के नेचर की बेसिस पे मान लीजिए मैं 2 तरह के रिएक्टेंट्स लिख लूँ। लेट्स से वन इज आयोनिक रिएक्टेंट या आयोनिक सबस्ट्रेट, एंड अनदर वन इज कोवलेंट। एक आयनिक और दूसरा कोवलेंट। अब कोवलेंट्स में एक दिक्कत ये है, कोवलेंट्स पे हम जनरली कोलिजन थ्योरी लगा के, सर कोलिजन रिएक्शन जब भी होते, कोवलेंट रिएक्शंस जब भी होते हैं, कोवलेंट रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। और इनकी फैक्ट्री कौन है? ट्रांजिशन स्टेट।
ये पुराने बॉन्ड और नए बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटना और नए बॉन्ड बनने का काम कहाँ पे होता है? ट्रांजिशन स्टेट में होता है, ठीक है। सर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, ये प्रक्रिया के थ्रू रिएक्शन होता है। लेकिन आयनिक रिएक्शंस में ऐसा कुछ नहीं होता। आयनिक में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयनिक में चार्जेस हैं, सिंपली अट्रैक्शन होगा, ठीक है। आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं और कोवेलेंट रिएक्शन और क्यों कोवेलेंट रिएक्शन स्लो होते हैं ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस। इसलिए ये वाले रिएक्शंस क्या होते हैं आपके? स्लो होते हैं और ये वाले रिएक्शंस आपके फास्ट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी स्लो और फास्ट की बेसिस पर रिएक्शंस को 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो आपके आ जाते हैं फास्ट रिएक्शंस जो बहुत जल्दी हों, जैसे एसिड बेस रिएक्शन आपका है, या आयनिक रिएक्शंस आपके हैं। उसके बाद आपके मॉडरेट रिएक्शंस आते हैं, मैं लिखवाया भी नहीं है, बहुत हल्की बात है। मॉडरेट रिएक्शंस का मतलब ऐसे रिएक्शन जिनमें 4 से 5 घंटे लगे, लाइक जो ऑर्स में लगे, ठीक है ना, जो ऑर्स में लगे, जैसे मान लीजिए डाइजेशन ऑफ फूड है, 4 से 5 घंटे उसमें लग जाते हैं, या हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, या कोवेलेंट रिएक्शंस है, कोवेलेंट रिएक्शंस भी टाइम लगाते हैं, या ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी टाइम लगाते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन जल्दी नहीं होते हैं, उनमें टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बहुत स्लो रिएक्शंस भी आते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन है आपका, काफ़ी टाइम लग जाता है सर, उसमें सालों साल लग जाते हैं, सिर्फ है तो नहीं, बहुत स्लो प्रोसेस है। या कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, इट्स आल्सो अ स्लो प्रोसेस, और काइनेटिकली तो होता भी इनर्ट है। तो रिएक्शंस फास्ट, मॉडरेट या स्लो भी होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अच्छा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद नंबर 4 फैक्टर मैं लिख लेता हूँ, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। अच्छा बताइए, मान लीजिए मैं क्या कर लूँ, ये जैसे ये दीवार है, ये दीवार बता रहा हूँ, सॉरी, दरवाज़ा है, ठीक है ना। अच्छा, इस दरवाजे को अगर मैं आग लगाऊँ उसे टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा जलने में। अब दूसरा काम मैं ये कर दूँ कि इसका पीस का पाउडर बना दूँ, इस पर रंधा चला दूँ, इसका पाउडर बना दूँ, पाउडर कमरे में फैला दूँ, और उसके बाद आग लगाऊँ मैं, ठीक है ना, 2 मिनट नहीं लगेंगे, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दूं, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि सर चांसेस हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़े। सरफेस एरिया बढ़ाने के चांसेस ये होंगे कि अब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कोलिजन्स बढ़े। रिएक्शन से रिलेट करके बता रहा हूँ मैं, अदरवाइज ऐसा नहीं कि पाउडर में आपस में कोलिजन होगा, सही है। मैं इसको कोवेलेंट रिएक्शन से रिलेट करके बता रहा हूँ, तो कंबस्शन है, ये कंबस्शन है, मैं रिएक्शन से रिलेट करके बताना चाह रहा हूँ इसको। अगर सरफेस एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब ये होगा कि आपने प्रोबेबिलिटी बढ़ाई कि कोलिजन्स बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन, सो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं सिंपली लिख लेता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। या इसका एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। एक तो मैंने बताया कि इस फॉर्म में भी आ जाए कि एक वुडन पीस आपके पास है, तो उसका पाउडर्ड फॉर्म जल्दी जलेगा, या सॉलिड फॉर्म, से पाउडर्ड फॉर्म ऑब्वियसली, और दैट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। किस पे? मान लीजिए दूसरा एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ, आपने चाय बनाई, अच्छा चाय में आपने चीनी नहीं डाली अभी तक, अब आप क्या कर रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और दूसरा आपने क्या किया, उसी को पीस के पाउडर बना लिया। अब दोनों कप सेम रख लीजिए, दोनों का सेम टेम्परेचर रख लीजिए, आप देखेंगे जो पाउडर फॉर्म है वो जल्दी गलेगा, डिजोल्व जल्दी होगा, और जो क्रिस्टल फॉर्म में थी वो जल्दी डिजोल्व नहीं होगी। इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, ठीक है। नंबर 4 फैक्टर काफ़ी ईजी सा है, बाकी जो पॉइंट्स मैंने बताया वो आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, नंबर 5 फैक्टर मैं लिख लेता हूँ, प्रेशर। सर क्या प्रेशर का भी कोई प्रभाव रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन गैशियस पे। किन पे? क्योंकि सर सॉलिड और लिक्विड तो प्रेशर से वैसे भी प्रभावित नहीं होते हैं, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन गैसेस पे फर्क पड़ता है, और गैसेस पे डायरेक्टली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ गैशियस रिएक्शन, रेट ऑफ गैशियस रिएक्शंस, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं और लिख रहा हूँ, इन केस ऑफ गैशियस रिएक्शन व्हेन दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, द रेट कांस्टेंट इज गिवन एज K इज इक्वल टू 2.303 upon T log Pi. So what is Pi? Initial pressure upon 2Pi minus Pt. 2Pi minus Pt. Also very important formula. इस important formula पे बेस्ड नीट में बहुत कम सवाल, या इवन मैंने सवाल देखे नहीं है जनरली इस पे बेस्ड, आगे इस पे सवाल बनेंगे, ये ध्यान में रखना, मैं सवाल करवाऊंगा भी इस पे, ठीक है। तो दिस इज द रेट कांस्टेंट, द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर gaseous reactions. First order that is K is equal to 2.303 upon T log Pi, where Pi is initial pressure upon 2Pi minus Pt, where Pt is final pressure. Pt is फाइनल प्रेशर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो प्रेशर का भी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या लाइट के इंटेंसिटी का भी कोई प्रभाव पड़ेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी, हाँ बिल्कुल सर, अगर फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए आपका फोटोसिंथेसिस ही है,
सब फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में ही होगा, उसके एब्सेंस में होता नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइट का इंटेंसिटी, लाइट का वेवलेंथ, लाइट का फ्रीक्वेंसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है। सो इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्वांटम यील्ड भी निकाला जाता है, लेकिन वो आपको लगेगा नहीं, नीट लेवल तक क्वांटम यील्ड निकालना सिखाता नहीं है, तो इसलिए हम उसको टच भी नहीं करेंगे। वो सिर्फ ऐसा होगा कि आपके ऊपर बोझ डालना है, ठीक है, क्योंकि उससे सवाल बनेगा नहीं कभी। अब मुझे बताइए ज़रा एक बात, अगर आपको पीछे चीज़ें याद है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस किस ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं? ज़रा मुझे बताइए, फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन से ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, अगर आपको ध्यान में हो? फोटोकेमिकल रिएक्शंस दे फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, दे फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन से? जीरो ऑर्डर। फोटोकेमिकल रिएक्शन मैंने स्टार लगा के कहा था, मैंने पढ़ाया भी था, मैंने कहा था ये वापस आएगा और ये क्वेश्चंस में आता भी है दैट फोटोकेमिकल रिएक्शंस फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन से काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। यहाँ पे लिखा था मैंने फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक सिंबल भी दिया था साथ में, ऊपर जीरो लिखा था, जीरो काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है। अच्छा जी, अब मुझे बताइए, 2-3 सवाल देख लेते हैं साथ साथ में, जल्दी फिर आगे जल्दी। ओके, ज़रा बताना, एग्जाम्पलर के सवाल लेके आया हूँ मैं, एग्जाम्पलर। अच्छा, जल्दी से 4-5 बता दीजिए। एक्टिवेशन, द रोल ऑफ कैटलिस्ट। अब मुझे ये बताइए, जो मैंने कैटलिस्ट लगाया था, ज़रा ध्यान से देखिएगा, मुझे ये बता दीजिए, ये रिएक्टेंट का एनर्जी और ये प्रोडक्ट का एनर्जी, ठीक है, ये रिएक्टेंट का और ये प्रोडक्ट का, इनके बीच का गैप क्या है? डेल जी, ये सॉरी डेल एच। मुझे बताइए, क्या डेल एच पे कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, ये ऊपर वाला कम ज्यादा हुआ, डेल एच पे फर्क? क्या डेल जी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। कैटलिस्ट सिर्फ बढ़ा घड़ा सकता है, रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। जो रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है उनको ये पॉसिबल कर दे, ऐसा नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो बताइए क्या लग रहा है आपको, पहले वाले का सवाल क्या आएगा, क्या आंसर आएगा पहले वाले का? द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज ओनली एक्टिव, बाकी किसी को चेंज नहीं करता, ठीक है, बढ़िया सवाल है। दूसरा बताइए, मतलब डेल एच हीट इवॉल्व और रिलीज का मतलब डेल एच पूछ रहा है, डेल एच कोई चेंज नहीं करता, डेल एच रिमेन्स अनचेंज्ड। वही देखा ना आपने, क्या डेल एच बदलता ही नहीं है, ठीक है। तीसरा बताइए, किस इक्वेशन से एक्टिवेशन एनर्जी निकलता है? अरहीनियस इक्वेशन से। और कब निकलता है? जब दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे दो डिफरेंट के वैल्यूज देखे जाएं। कहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है? देखिए, एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, डिटरमिनिंग द रेट कांस्टेंट्स, लिख दिया कांस्टेंट्स, लिख दिया तो मतलब 2 हैं, ठीक है ना, एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। सवाल नंबर 4 बताइए, करेक्ट ऑप्शन देखना है इससे, 4.1 फिगर से। सीबीएसई वालों को एग्जाम्पलर के सवाल आते हैं डायरेक्ट, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पढ़ लिया, देखते हैं। मुझे बताइए, पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज E1 + E2। मुझे बताओ, इस ग्राफ को देखते हुए एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का कितना होगा? सर, रिएक्टेंट से लेके इस पूरा ऊपर तक, टॉप के गैप तक का, यही दिस इज एक्टिव। अच्छा, किसके बराबर है? E1 + E2। ये बात तो सही है सर, ये बात तो सही है सर। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू E1 + E2। दिस इज वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बताइए, प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी कितना आएगा अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से ज़्यादा कौन है? इन दोनों में से बड़ा कौन है? ऑब्वियसली ये रिएक्टेंट वाला बड़ा है, रिएक्टेंट वाला बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब कि प्रोडक्ट की एनर्जी लेस होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अब देखिए, एक और बात देखिएगा, सवाल क्या ज़बरदस्त बना रखा है इसने। स्टेबिलिटी पूछा है, क्या पूछ रखा है? स्टेबिलिटी पूछ रखा है जी, स्टेबिलिटी के हिसाब से चल रखा है, तो हमें पूरा देखना पड़ेगा। चलिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है, अगर ये स्टेटमेंट में यहाँ तक पढ़ लूँ, ये तो सही है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज, ये भी सही है, यहाँ तक ये भी सही लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फॉर बोथ, ये गलत है, दोनों का E1 + E2 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट का सिर्फ कितना है? E1, प्रोडक्ट का सिर्फ कितना है? E1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड इज E1 एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन बैकवर्ड का E1 है, ये बात सही है, बैकवर्ड का E1 है, ये बात। अब हमें देखना है सिर्फ कि स्टेबल कौन है, ज़्यादा स्टेबल कौन? मुझे बताइए, ज़्यादा स्टेबल कौन? जिसका एनर्जी कम, ये बात आप समझ पा रहे हैं, जिसका एनर्जी कम। जरा इनकी एनर्जीज देखिएगा, ये एनर्जी आया किसका? रिएक्टेंट का, और ये एनर्जी किसका आ गया? प्रोडक्ट का। मुझे बताओ, कम एनर्जी किसका है? कौन नीचे है? कम एनर्जी किसका है? देखो ना, ये एनर्जी, ये रिएक्टेंट का एनर्जी, ये प्रोडक्ट का एनर्जी, तो इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू
प्रोडक्ट, अब ऑप्शन एलिमिनेट होने चाहेंगे, ठीक है ना। बताइए E1 + E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, पहली बात बिल्कुल सही है, अगली बातें गलत होंगी, इसका मतलब अगली बातें गलत हैं, आप देख भी सकते हैं। तो इस बढ़िया सवाल बना रखा है, बढ़िया सवाल, कैसे देखेंगे आप, एनर्जी से, जिसका एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल, जिसका एनर्जी ज्यादा वो कम स्टेबल, दैट इज वाई ट्रांजिशन स्टेट सबसे अनस्टेबल, ट्रांजिशन स्टेट सबसे अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। ये वाले बता दीजिए जल्दी से, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। सर मुझे बताइए, अगर मैं इस तरीके से सवाल को आपको पूछूं, क्या रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहता है, सेम नहीं रहता, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पे, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे, और थ्रू आउट द रिएक्शन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता रहता है, इसका मतलब थ्रू आउट द रिएक्शन जो रेट है वो घटता रहेगा, सेम नहीं रहता, सेम नहीं रहता, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि विद द पासेज ऑफ टाइम द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस एंड एज द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस द रेट आल्सो डिक्रीजेस, रेट आल्सो तो लिखा हुआ इसने रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद द, बिल्कुल सही बात है, पहली बात सही है, पहली बात सही है। तो अगली बातें मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, मैं सेंड भी कर दूंगा, ठीक है ना। ये आपने क्या है, ये आपने क्या है, मैं इसमें भी करवाया था, एक बार नीट में आया था, मैंने नीट का भी करवा रखा था, सही है ना, आपने कर रखा है, ये कर लेना, सॉल्व कर लेना, इसको होमवर्क में रख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये बताइए 13 बताइए जल्दी से, एक्सो वाले का ग्राफ देखिए जल्दी से, एक्सो का मतलब एनर्जी रिलीज हुआ, रिलीज होने का मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा। बताइए किस वाले में कम लग रहा है, ए में लग रहा है ना कम, मेरे को देखो ना ये कम है, यहाँ पे बताइए सर ये तो एंडो का लग रहा है, प्रोडक्ट का एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है ना। सर ये तो सेम सेम लग रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा आएगा, ओनली ए आ जाएगा, ओनली ए आ जाएगा।